बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद मुदस्सिर। जिस तरह से हम चैप्टर नंबर 9 और फर्स्ट ईयर फिज़िक्स को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके हम दो मेजर टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और आज हम एक और तीसरे मेजर टॉपिक को देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से। और इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड दिस टॉपिक कीप द सिमिलर इम्पोर्टेंस for multiple choice questions in the MDCAT as well as in the parallel to FSC exams. So let's start our topic without wasting time. अब मैं डेफिनेशन को पढ़ाने से पहले आपको समझाता हूँ बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। अब ये एक स्पेसिफिक सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस भी हो सकती है, होलो सरफेस भी हो सकती है, या फिर कोई भी स्पेसिफिक सरफेस है और उससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं। अब कोई सरफेस है तो उसका एरिया भी होगा, डायमीटर भी होगा, कुछ और पैरामीटर्स भी होंगे। तो हमें जो रिलेशन है वो एरिया से है, तो हम इसके एरिया को ही ले लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम इससे पहले वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख लें। तो अब देखें, ये एक स्पेसिफिक एरिया है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं क्रॉस हो रही हैं। अब हम दो चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं, एरिया को और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेसिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे ई लिखना क्यों जरूरी है? जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, वहाँ पे हम फाई एम से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, इसलिए इसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई ई इक्वल्स टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए क्या है? एरिया है, और कॉज ऑफ थीटा, थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द सरफेस। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से के दरमियान और एरिया के दरमियान एंगल है कि किस एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्पेसिफिक एरिया से पास आउट हो रही हैं। अगर ये जो सरफेस है ये पैरेलल हो जाए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में, तो जो यहाँ पे एंगल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा और कोस ज़ीरो जो होता है वो 1 होता है। तो इसलिए जो हमारा फार्मूला होगा वो ई ए हो जाएगा। तो मैंने आपको फार्मूला अब तक बता दिया, थीटा इक्वल्स टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बेसिकली, अब आप देखें, अब हमने पीछे क्या पढ़ा था, एक स्पेसिफिक सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं। अब डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined as the number of electric field lines passing through a specific area। किसी स्पेसिफिक एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। उसके बाद जो एमसीक्यू इस टॉपिक से बन जाते हैं, पहला तो उसका फार्मूला ही है कि इतने एंगल पे होगा, तो आपने वैल्यूज कैलकुलेटर पे पुट करके आंसर निकाल देना और वो एमसीक्यू में प्रेजेंट होगा। इसी तरह से अब इसके यूनिट्स क्या होते हैं? पहला यूनिट इसका होता है वोल्ट मीटर, दूसरा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम। और एमडी कैट में एक यूनिट और आ चुका है स्टैट वोल्ट सेंटीमीटर, तो आप इसको भी प्रिपेयर कर लें। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किन चीज़ों पे करता है। अब तक हमने पढ़ा ही क्या है इसमें? एक तो थीटा एंगल पढ़ा है, जो कि किसके दरमियान में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया के दरमियान में। ई इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा है और थीटा को, और हमने एरिया को पढ़ा है। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एरिया पे और डायरेक्शन पे यानी कि थीटा पे। तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है।
मैंने पहले ही कहा था, जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देख रहे होंगे। तो अब इसमें कंडीशंस क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? अगर ये जो सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हम प्लेस कर दें, बिल्कुल सीधी, ये इसके बिल्कुल सीधी, तो जो एंगल होगा वेक्टर एरिया के दरमियान में और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में, ये देखें, ये वेक्टर एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये दोनों पैरेलल होगी, थीटा जीरो हो गया, तो कोस जीरो क्या होता है? 1। जब हम कोस जीरो की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ई ए। पहली कंडीशन क्या थी? व्हेन सरफेस एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब दूसरी कंडीशन क्या है? हम इसको हल्का सा टिल्ट कर दें, थोड़ा सा घुमा दें इस पैरेलल सरफेस से। जब हम घुमाएंगे तो एरिया और इसके दरमियान में एक एंगल बन जाएगा जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई ए कोस फाई, इस वक्त जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये होगा ई ए कोस फाई। फाई ई इक्वल्स टू ई ए कोस फाई, ये बन जाएगा फार्मूला इस वक्त। अगर तो हम ये जो सरफेस है, व्हेन सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान में एंगल होगा वो 90 हो जाएगा। आप दोबारा से देखेंगे, जब ये सरफेस पैरेलल थी तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में जो एंगल था वो जीरो था। जब हमने कोस जीरो की वैल्यू फार्मूले में पुट की तो 1 होती है, तो फार्मूला क्या बन गया था? ई ए। इसी तरह से जब हम इसको हल्का सा टिल्ट किया, व्हेन द सरफेस इज टिल्टेड फ्रॉम द पैरेलल सरफेस, जब हम पैरेलल से इसको टिल्ट करते हैं तो फाई एंगल बन जाता है। ये देखे ना, पहले ये सीधा था तो ये टिल्ट किया तो ये ऊपर चला गया, इनके दरमियान में एंगल बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान में। तो फार्मूला क्या बन गया? ई ए कोस फाई। इसी तरह से जब हमने इसको परपेंडिकुलर रख दिया किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एरिया के, तो इसके दरमियान एंगल 90 हो गया। जब हम इसके अंदर पुट करेंगे कोस 90 डिग्री तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो तीनों ही एमसीक्यू भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। जब सरफेस परपेंडिकुलर होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जीरो। जब सरफेस हम टिल्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ई ए कोस फाई। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पैरेलल प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ई ए। So students, that's all about our topic today. This is a very easy long question. सबसे पहले आप डेफिनेशन को अटेम्प्ट कर दें, उसके बाद आप इसमें फार्मूला लिखें और एक डायग्राम बनाएं, ठीक है। उसके बाद आप इसकी डिपेंडेंस को बता दें जो कि फार्मूले से ही रिप्रेजेंट हो रही है, फिर यूनिट्स को लिखें और डायमेंशन को लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं भी लिखें कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप कंडीशंस को लिखें, क्या है वो तीन कंडीशंस के? व्हेन द सरफेस इज हेल्ड पैरेलल, फिर दूसरी क्या है? व्हेन द सरफेस इज टिल्ट स्लाइटली, तीसरी क्या है? व्हेन द सरफेस इज परपेंडिकुलर। यही एमसीक्यूज है और यही शॉर्ट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर वेल, बिकॉज अगर आप प्रिपेयर करेंगे, बार बार इसको नोट्स बनाएंगे, बार बार इसको लॉन्ग के लिए अटेम्प्ट करेंगे अपने कॉलेज में, स्कूल में, एकेडमीज में, सो आपको पेपर वाले दिन कोई हेजिटेशन नहीं होगी। जज़ाकल्लाह, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।